दलितों की बात करने जाएंगे तो जानते हैं बस आंसू ही आंसू है, वो खून के आंसू। दलितों के लिए किसी भी दलित नेता ने कुछ नहीं होती है, तुम नहीं बनाते। यही रामविलास पासवान जब लिखा जा रहा था वो अध्याय, दलितों के सवर्णों को आरक्षण देने की बात हो रही थी, और उस जिस कोटे से आरक्षण आया उसमें समर्थक तो ये भी थे, रामविलास पासवान भी। कैसे नहीं दिया कुछ। लालू यादव आ गए, लालू यादव ने सवर्णों को साफ कह दिया कि मैं आपको कुछ नहीं देने वाला हूँ, अब न्याय होगा, जिनको नहीं मिला है उनको दिया जाएगा। यादवों को उन्होंने आगे किया, उन्होंने बाकी दलित समाज जो पिछड़ा समाज है उनको आगे किया, उन्होंने मुसलमानों को आगे किया। न्याय करने की प्रक्रिया के दौरान अन्याय वहां भी शुरू हो गया। कहीं ना कहीं यादवों को ये एहसास हो गया कि मिलेगा नहीं, लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक न्याय हो रहा है, होने दो। तो ये गलत होता है और इसी के लालू यादव बस दोषी है और उनसे कोई दोष नहीं है। वही उसी का नाम बस उसी को जंगल राज कह देते हैं लोग और लालू यादव को बदनाम करते हैं। हमारी करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ स्वर्णों को लेकर, ब्राह्मण राजपूत को लेकर किया जाता है, यहाँ यादवों को लेकर किया जा रहा है। ये सभी अपने एक दूसरे के फैक्टर को ऐसे हैं कि हम स्पिन बॉलर्स अच्छे हमारे यहाँ, लेकिन उस बीच में आप देखिएगा बुमराह को हम लेकर आते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। भारत लाइव में रातों रात जहां हम उन खबरों को आपके पास लेके आते हैं जिन खबरों से आपको रूबरू होना बेहद जरूरी होता है, और इसके साथ पंचनामे की तरह चीरफाड़ तो करते ही हैं, साथ ही साथ तह तक जाते हैं खबरों। या अगर आग लगी है, धुआं उठा है, तो कहां से उठा है, आग कहां लगी है, वहां जाने की कोशिश लगातार भारत लाइव करती है और खास तौर पे रातों रात में उन खबरों को जरूर लाते हैं। हमारे साथ नमन मिश्रा संपादक हैं। आज हम बात करेंगे, देखिए जब बिहार यूपी में चुनाव होता है ना, तो अगर जातीय समीकरण आधार पे चुनाव ना हो तो ऐसा मजा नहीं आता है। मान नहीं सकता है कोई कि अगर बिहार में चुनाव हो जातीय की बात हो ही नहीं सकता है, यही बात होता है। लेकिन कितना हो कोई विकास कर ले, विकास पुरुष कितना हो कोई अपने आप को मान ले, अगर जातीय समीकरण फिट न बैठे ना तो फिर चुनाव उनके हाथ से निकल ही गया। देखिए अगर आपके पास जात का वोट नहीं है तो किसी खास जात समूह को उस अपने विरोधी के खिलाफ कर दीजिए। समीकरण देखिए, जात नीतीश कुमार के पास ही वोट नहीं है, अपना कोई वोट बैंक उतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो बाकी सारे जो जातियां हैं उनके वोट को आपस में उलझा देते हैं, इस वजह से वो निकल जाते हैं। कई बार उनको आवश्यकता पड़ती है तो कभी यादव को ले लेते हैं, लालू यादव को, कभी आवश्यकता पड़ती है तो सवर्णों को अपने साथ ले लेते हैं भाजपा के तौर पर, कभी आवश्यकता पड़ती है तो मुसलमानों को अपने साथ ले लेते हैं कांग्रेस के तौर पर। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बिहार में जातिगत आंकड़े आपके फेवर में नहीं है तो आप सरकार नहीं बना सकते। सरकार को क्या बनाना, आप विधायक नहीं बनिएगा, स्पष्ट है। लेकिन देखिए जब जातीय आंकड़ा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आंकड़ों पर भी गौर कर ले। 20% अग्रणी जातियां हैं जिसमें राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, ये जातियां हैं। अगर मुस्लिम की बात की जाए तो 15%, दलित भी 15%, और सबसे ज्यादा कोई जाति है तो वो है यादव समाज, अकेले 14% है। और बिहार में अगर बिहार की राजनीतिक अध्याय की बात की जाए तो लालू प्रसाद के बिना नाम के बिना अध्याय ही शुरू होता ही नहीं है। और कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव उसके कारण है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार की जातिगत गणित को सबसे लंबे वक्त तक अपने साथ रखा। इमाई समीकरण कहा जाता है, आज भी उसको इमाई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण, और उन्हीं समीकरण के बलबूते जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है शुरू से लेकर अब तक चली आई है। और कहीं ना कहीं अब जो तेजस्वी यादव जो पैटर्न को चेंज करना चाहते थे, वो कह रहे थे कि नहीं A to Z की पार्टी हो गई, इमाई समीकरण जो धब्बा लगा है वो है नहीं रियलिटी में। लेकिन अब जो चुनाव भी है, धब्बा नहीं है, वो सिंगार है, सिंगार गलत तरीके से समझ आया जा रहा है। धब्बा नहीं है, वो सिंगार है। लालू यादव ने सिंगार को हमेशा किया और जनता ने भी उनको सराहा उसके लिए। अब A to Z की बात करना वो सही है, वो हर नेता अगर अपने जात की चिंता कर ले और उतना के लिए अगर काम कर दे तो कोई जात छूटेगा नहीं, क्योंकि हर जाति के नेता हैं यहाँ। लेकिन होता क्या है कि हर नेता अपने जात के नाम पर वोट लेता है और फिर जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने ही जात के लोगों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से लोगों को दुख लगे। ये लगातार होती रही, अनवरत प्रोसेस है। भूमिहार नेताओं ने भूमिहारों को ठगा है, राजपूत नेताओं ने राजपूतों को ठगा है। ब्राह्मण नेताओं का बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा ब्राह्मण नेता है जिसने आज तक ब्राह्मणों के लिए किया है। दलितों की बात करने जाएंगे तो जानते हैं बस आंसू ही आंसू है, वो खून के आंसू है। दलितों के लिए किसी भी दलित नेता ने कुछ नहीं किया है। मायावती से लेकर मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बात करना चाहूंगा, नाम नहीं ले रहा था लेकिन लेना ही पड़ गया। सच्चाई यही है
कि उनके समाज के लोग ही ये बात कहते हैं कि वोट बैंक तो हम है, हमारा सपोर्ट भी उनको है और हमारे शादी ब्याह में आ भी जाते हैं, लेकिन जब हमारे लिए कानून बनाने की बात होती है तो नहीं बनाते। यही रामविलास पासवान जब लिखा जा रहा था वो अध्याय, दलितों के सवर्णों को आरक्षण देने की बात हो रही थी और उस जिस कोटे से आरक्षण आया उसमें समर्थक तो ये भी थे, रामविलास पासवान भी। तो कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बड़ा विरोध हुआ तो नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता है। कांग्रेस ने सवर्णों का बड़ा वोट बैंक हमेशा इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने सवर्णों को नहीं दिया कुछ। लालू यादव आ गए, लालू यादव ने सवर्णों को साफ कह दिया कि मैं आपको कुछ नहीं देने वाला हूं, अब न्याय होगा, जिनको नहीं मिला है उनको दिया जाएगा। यादवों को उन्होंने आगे किया, उन्होंने बाकी दलित समाज जो पिछड़ा समाज उनको आगे किया, उन्होंने मुसलमानों को आगे किया। न्याय करने की प्रक्रिया के दौरान अन्याय वहां भी शुरू हो गया। कहीं ना कहीं यादवों को ये एहसास हो गया कि मिलेगा नहीं, लेना पड़ेगा। और ये जो इसमें और फिर इसमें जो थोड़ी रियायत दी गई उसे ही जंगल राज कहा जाता है। जनता को नौकरी ना देकर उन्हें जो आवश्यकता पड़ती है वो खुद लेने की जब इच्छा प्रबल हो जाए और उसमें सरकार थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर ले कि ठीक है ऑटोमेटिक न्याय हो रहा है, होने दो, तो ये गलत होता है। और इसी के लालू यादव बस दोषी हैं और उनसे कोई दोष नहीं हुआ है, वही उसी का नाम बस उसी को जंगल राज कह देते हैं लोग और लालू यादव को बदनाम करते हैं। मैं आपको आगे बढ़ के बताऊं कि नीतीश कुमार ने सोशल जस्टिस के नाम पर और इक्विलिब्रियम की सरकार, मतलब सबको बराबर सम्मान देंगे, सोशल जस्टिस करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके आसपास के नेताओं को जो देख लीजिए ना, अपने आसपास एक अच्छी खासी फौज उन्होंने कुर्मी नेताओं की खड़ी कर दी थी, बिल्कुल, जिसका वोट बैंक भी नहीं है जिस समाज का बहुत बड़ा। कुशवाहा दूर हो गए, मांझी दूर हो गए, कालांतर में बड़े बड़े दिग्गज नेता उनसे दूर होते गए। लास्ट में एक दलित नेता भी जो मुंह पर कह के चलाता है कि आप हमारे समाज को धोखा देते हैं। अब देखे ना, साम्राज्य छोड़ के चले गए, बिल्कुल। और जिस राजगीर के पढ़े लिखे दलित नेता ने विधायक बनकर नीतीश को मजबूत किया था, उसका टिकट काट दिया रवि ज्योति जी का। वो व्यक्ति अभी भी आस्था दिखा रहा है नीतीश कुमार में। नीतीश जी को बताना चाहिए ना कि आपको एमएलसी बनाएंगे या क्या बनाएंगे, क्यों छोड़ दिया इस तरह से बेसुध? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरह से उसको अपना बीच रास्ते छोड़ दीजिएगा, वो भी एक दलित को, आपने कहीं ना कहीं बेइज्जत किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी खास जातिगत समीकरण या किसी को दोषी ठहराने की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना चाहिए ब्रॉड डे लाइट में सभी लोगों को कि एक दलित समाज के विधायक को आपने टिकट जीते हुए विधायक को क्यों काटा, ये आपको बताना पड़ेगा। यही बात है, कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप जाइए तो कई यादव विधायकों का टिकट लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने काट दिया है, आधा दर्जन बताया काट दिया है, कट गया। अब बताइए कि उन परिस्थितियों में अपने जदयू मंजू वर्मा को टिकट दे देती है, ये राजबल्लभ की पत्नी को टिकट दे देते हैं, ये ऐसे थोड़ी होता है। हर पार्टी में लोगों ने क्रिमिनलों को टिकट दिया है। और जातिगत समीकरण की बात भी करें तो जिस जाति की बात जो करता है उस जाति का कोई भी फायदा नहीं पहुंचाता है, ये तय है। हाँ, ये बात जरूर है, धीरे धीरे परिस्थितियां बदली हैं। अब हर जाति हर समाज के लोग भी एक्टिव होने लगे हैं और वो अपनी ही फिर एक अलग पार्टी, अलग ही एक छोटा सा कुनबा बनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे आप मुकेश सहनी की बात कर सकते हैं, सहनी समाज के लिए एक अलग उन्होंने अपना व्यवस्था कर लिया। मल्लाह, हनोनिया, बिंद, डोम जाति के देखिए सुनील राम, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने डोम समाज के लिए कर रहे हैं। जजपा भूमिहारों की पार्टी उभर कर आई है, ब्राह्मणों के लिए संघर्ष करते हुए देखे हमने 2-3 लोगों को। तो ऐसे हो रहा है, जातिगत संघर्ष उठ रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि पुराने नेताओं ने सब पैटर्न ही नहीं छोड़ा जिसकी विश्वास आगे नेताओं पे किया जाए। बिल्कुल, आने वाले क्या है उनके नाम पर विश्वास नहीं होता है लोगों को, अभी विश्वास। अब इन्हीं जातिगत आंकड़ों पे सरकारें बननी है, हमें पता है, आपको पता है, जनता को भी पता है। लेकिन बिहार में इस बार के जो गठबंधनों के आंकड़े हैं, किसी के पास यादव मुसलमान है तो किसी के पास दलित है, किसी के पास नोनिया मलाह बिंद है तो किसी के पास सवर्ण है, और किसी के पास अगर मुसलमान वोट है तो किसी के पास पूरा पिछड़ा समाज एक साथ उठकर आ रहा है। और सब समीकरण को बिगाड़ने के लिए चिराग पासवान अलग से हैं, एक साइड में दलित और महाजन के डिवाइड को भी वो एक्सप्लॉइट करेंगे और भूमिहारों को टिकट दे रहे हैं, ब्राह्मणों को टिकट दे रहे हैं। तो समीकरण तो सबका बिगड़ेगा, सबका घटेगा इस बार। लेकिन एक सवाल है, हम सीधे सवाल पे आते हैं कि एमवाई समीकरण जहां कहा जाता है वहां कहीं न कहीं यादवों की बात की जाती है, वही दूसरे बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी उनको उनके काट में यादवों को लाना शुरू कर दिया है। जैसे कि प्रभारी को ही देख लिया, बिल्कुल निगेट किया जाता है। एक समय था जब आपने देखा होगा
चाहे सुनील सिंह को जो बिस्कुमान के MLC बनाया गया, उनको MLC बनाया गया, AD सिंह को राज्यसभा भेजा गया, जगदानंद सिंह को दिया गया प्रदेश का प्रभार। ये 3 जातियों में, माफ कीजिएगा 2 जातियों में, ये 2 जाति 3 जाति जो भी हो, मनोज झा भी है यहाँ, इन सभी को जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बांधने की कोशिश की, ये भाजपा को नीतीश को झटका देने का एक उनका तरीका था। उन्होंने इस जाति को अपनी तरफ खींचने का, अपने इमेज सेट करने का प्रयास किया। यही प्रयास अब भाजपा कर रही है। लेकिन जहां तेजस्वी यादव को इस जमीन पर अभी भी खूंटा गाड़ना बाकी है, इतिहास में कभी गड़ा नहीं है, वहीं भाजपा ने पिछले चुनाव में जमीन में खूंटा गाड़ दिया था। यादवों का एक बड़ा वोट बैंक अगर नहीं जाएगा भाजपा को, तो मैं मान नहीं सकता हूं कि क्लीन स्वीप 2019 की तरह हो सकता है। ये तय है, हम जमीन पे थे, हमें पता है हमारे कुछ प्रेडिक्शन गलत भी हुए हैं, लेकिन ये प्रेडिक्शन मेरा बिल्कुल सही था कि यादव भाजपा के साथ भी हैं। यादवों को तेजस्वी यादव चाहिए थे, लेकिन वो जानते थे, वो बहुत स्मार्ट हैं, वो जानते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव का चुनाव नहीं हो रहा है, ये केंद्र की बात हो रही है, कांग्रेस को रोकना है। ये लालू यादव का जो नेचुरल पॉलिटिक्स रहा है वो जेपी के तहत रहा है, और जेपी की जो नेचुरल राजनीतिक धारा है वो कांग्रेस के विरुद्ध है, और लालू कांग्रेस के साथ है। तो आप समझिए, आप यू बिकम व्हाट यू फाइट। तो आप कांग्रेस के साथ रहते तो आपको घाटा भी होगा, फायदा ही नहीं होगा हर बार, और वो कांग्रेस साथ रहने का घाटा था। जो बुरा लगे कांग्रेस के नेताओं को, लेकिन सच्चाई है कि पिछले बार हालांकि कांग्रेस ही एक सीट जीत कर आई थी किशनगंज की, लेकिन वो जातिगत समीकरण उनके फेवर में चला गया था, इसलिए वो जीते थे। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से समस्या हुई बिहार में, जो वोट साफ नहीं आए, उसका एक कारण था कि पूरा का पूरा यादव समाज, जो पूरा एक समाज है, वो चाहता था कि नरेंद्र मोदी ही केंद्र में काबिज रहे, क्योंकि इतना ना जो एक माहौल बनाया हुआ था कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करेगी, कांग्रेस ये कर देगी, वो कर देगी, 100 बुराइयां कर दी गई थी, और पिछले 5 साल का वो कैस्केडिंग इफेक्ट उसका हुआ, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को फिर से प्रचंड बहुमत मिल गया। लेकिन लोगों ने कहा था नीतीश को वोट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल मोदी को दे रहे हैं, उन्हीं नाम पे। नीतीश की बात होती है तो नीतीश को नहीं देते, तेजस्वी को देते हैं। अब इसीलिए इस चुनाव में मैं कह रहा हूं कि समीकरण बदल सकते हैं। लाख भाजपा प्रयास कर ले। 2015 में भाजपा की स्थिति क्या हुई थी? 2015 में है 22 सीटों पर सिमट गई थी भाजपा, सारी तैयारियां धरी धरी रह गई, प्रेम कुमार की सारी शेरवानियां रखी रह गई शोरूम में, मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे। तो वो बदल सकता है। जनता का सबसे बड़ा फैक्टर, मैं कहता हूँ जनता के बाद बड़ा फैक्टर चुनाव में डेफिनेटली चिराग पासवान और कांग्रेस होंगी। अगर कांग्रेस की अच्छी सीटें आती हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, तो तेजस्वी यादव को डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर चिराग पासवान अच्छी सीटें लेकर आते हैं तो नीतीश कुमार को डरना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बहुत सारे समीकरण है, इन समीकरणों पर हम चर्चा करें। लेकिन इस समीकरण में एक होता है ना कि समीकरण ब्रेकर, इक्विलिब्रियम ब्रेकर, टाई ब्रेकर जैसे होता है, तो सुपर ओवर जैसा वो एक गेम इसी में हो रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा भाजपा के पास आंकड़े हैं, भाजपा जानती है कि यादवों ने वोट दिया है, एक बार दे सकते हैं तो फिर देंगे। भाजपा यादवों को ही फील्डिंग कराकर टिकट देकर कोशिश कर रही है कि यादवों के वोट को, यादवों के टिकट को अपने पहले में कर ले, अपने पाले में करके, और इस तरह से कम आरजेडी से ज्यादा यादवों का वोट अपने पाले में कर ले। ये संभव नहीं है, लेकिन प्रयास तो दिख रहा है। इसी तरीके से हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने लगातार दलितों की बात की, दलितों को टिकट देने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मांझी को देखिए, माफ कीजिएगा, तेजस्वी को देखिए, तेजस्वी लगातार मांझी समाज के लोगों को टिकट दे रहे हैं, पिछले समाज के लोगों को टिकट दे रहे हैं। यादव को तो ऑब्वियसली उनको देना ही देना है, लेकिन वो लगातार पिछले समाज के लोगों को देख रहे हैं और उनको टिकट भी दे रहे हैं। क्यों? मांझी जी को बाहर कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा को बाहर कर दिया, सनम मला को बाहर कर दिया, और इन लोगों को बाहर करने के बाद अगर कंपनसेट ही करना है या इस बात को एहसास ही करना है कि हम इस समाज के हितैषी हैं, तो टिकट डायरेक्ट देंगे। किसी और को देके क्यों टिकट पहुंचवाए घर? डायरेक्ट खुद होम डिलीवरी करेंगे। बुला के देख रहे हैं, आज ही उन्होंने मलाह समाज के मांझी को एक टिकट दिया है, जो कि कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज उनकी तरफ से है। अब देखिए मांझी जी को जो सीटें मिली हैं, कहीं ना कहीं उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि वो अपने परिवार के लोगों को फेवर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रूव कर दिया कि मांझी जी अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, और उन्होंने कहा कि जब देना ही है तो किसी और छोटे नेता के बेटे को देंगे, किसी ऐसे आदमी को देंगे जो कि उस समाज का जेन्युइनली हो। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए फैक्टर बड़ा काम है। लेकिन सर, अगर बात की जाए, आपने कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि यादवों को जिस तरीके से उन्हें कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ रहा, हो सकता है कि जो 20 का चुनाव है विधानसभा,
उसमें रहे। लेकिन अगर बात कीजिए आंकड़ों की तो तकरीबन पहले जो फेज में 42 उम्मीदवार जो है आरजेडी के रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है वो यादव समाज से हैं। उसमें से आपने बताया कि कुशवाहा भी कुछ है और मल्लाह समाज से भी है, मांझी भी है। मतलब कहीं ना कहीं जो उन लोगों को मुकेश सहनी की पार्टी से भी कई भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी से कई भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो हो ही रहा है। इसके साथ ही आरजेडी बीजेपी की बात की तो बीजेपी भी इस बार जो है अगर पहले फेज की बात की जाए तो तकरीबन 9 ऐसे उम्मीदवार हैं जो यादव समाज से आते हैं। साफ तौर पे जो एमआई की पार्टी कही जाती थी उसमें भी सेंधमाड़ी सीधे तौर पे दिख रही है। तेजस्वी ने सेंधमाड़ी कोशिश की, उधर से भी सेंधमाड़ी करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ स्वर्णों को लेकर, ब्राह्मण राजपूत को लेकर किया जाता है, यहाँ यादवों को लेकर किया जा रहा है। ये सभी अपने एक दूसरे के फैक्टर को नेगेट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है कि भारत की क्रिकेटिंग कंडीशंस ऐसी हैं कि हम स्पिन बॉलर्स अच्छे हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन उस बीच में आप देखिएगा बुमराह को हम लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि फास्ट बॉलिंग में हम एक्सप्लॉइटेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला तैयारी करके आए कि स्पिन बॉलर्स बहुत तगड़े आएंगे और हम फास्ट बॉलर दे देंगे। तो वो जेन्युइनली फास्ट बॉलर, मतलब वो 150 प्लस, तो वो डैमेजिंग होता है सामने वाले, क्योंकि उसका माइंडसेट होता है कि हमको स्पिन को नेगेट करना है। वही बात कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बुमराह 10 सारे ओवर वही 50 ओवर वही करेंगे, 10 ही ओवर का गेम है उनके हाथ में, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक फैक्टर तो होता है कि आप तैयारी करके कुछ और आते हो, गेम बदल जाता है। वही बात है और कुछ नहीं। ये सरप्राइज एलिमेंट है, मैंने कहा था सरप्राइज एलिमेंट होता है। वही है कहीं ना कहीं यादवों को वोट देकर, आप मानिए ना मानिए, जो वोट देने व्यक्ति जाता है और 2 यादवों को एक आसपास देखता है एक दूसरे के खिलाफ और यादव समाज का होगा तो वो कंफ्यूज होगा ही, उसे लगेगा कि करे क्या करे। और खास तब जब नरेंद्र मोदी और तेजस्वी चुनना हो, नीतीश तेजस्वी में बड़ा आसान हो जाएगा इस बार जनता के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी और तेजस्वी में बहुत डिफिकल्ट होगा, कठिन है बहुत। जैसे कि 19 में एग्जांपल के तौर पे 19 ले सकते हैं कि वहाँ लड़ाई नहीं थी, वहाँ सीधे तौर पर दिख रहा था कि केंद्र में चाहिए तो कांग्रेस को हटाना है तो बीजेपी को लाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मत जो है उनका वो बीजेपी की फेवर में। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में कोई ऐसा नेता नहीं जो टिक पाया हो, लेकिन लालू यादव ने झंडा खड़ा कर दिया तो कोई नरेंद्र मोदी भी उस झंडे को उखाड़ नहीं पाए, और नीतीश कुमार को भी नरेंद्र मोदी की माफ कीजिएगा लालू यादव की शरण में उनके पीछे छुपकर आना पड़ा। वो कारण था कि जिस प्रचंडता से नरेंद्र मोदी आ रहे थे उसे साधने वाला बस केवल एक ही व्यक्ति था, बिहार के लालू, और कोई नहीं। मतलब उड़ती चिड़ै के जो बात है वो घूम फिर के आ रही है। अब देखिए बात की जाए एलजेपी की, जहां नीतीश कुमार दलितों का वोट बैंक की बात करते हैं कि दलित जो है अति पिछड़ा जो है वो हमारे साथ है। अब जो एलजेपी तो साइड हो चुकी है, वो 143 प्लस पे लड़ाई जो होगी नीतीश कुमार से होगी। एलजेपी कितना, क्योंकि एलजेपी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी कहा जाता है कि बीजेपी के फेवर में भी रहता है। जी। लेकिन इस बार किस तरह, क्योंकि एलजेपी तो अलग है, ना नीतीश के साथ रहेगी ना बीजेपी के साथ रहेगी, लॉस तो दोनों को होगी, साथ साथ आरजेडी को भी होने वाली है। एलजेपी भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, नहीं लड़ रही। एक कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा वो होगा कि जहाँ लोजपा और भाजपा कहीं एक साथ आ जाए, तो वो बड़ा कंफ्यूजन होगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि ये एक तरह से ऐसा हो गया कि नीतीश वर्सेस बीजेपी, जहां जहां भाजपा लड़ रही है वहां तो उसे नीतीश से लड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां जहां नीतीश लड़ रहे हैं उसे वहां भाजपा से लड़ना पड़ेगा। भाजपा का मतलब एलजेपी, उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। और चिराग पासवान के पास 2-4 बड़े तगड़े फैक्टर्स हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जिनका आशीर्वाद वो मांग रहे हैं, आज ही उन्होंने मांगा है, और दूसरा रामविलास पासवान जो कि अब आसमान और पसमान एक हो गया है। सोचिए ऊपर आसमान है ऊपर पासवान, अब वहां से जो आशीर्वाद मिलेगा एक बार वो बहुत भारी पड़ जाएगा। कहीं रामविलास पासवान की जो सहानुभूति के तौर पे जो वोट डेफिनेटली होता है, एक होगा उनके बिहार के चुनाव में। जब अब मुझे बुरा लगता है, मुझे बोलता हूँ, मतलब बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं वाकई सुशांत सिंह राजपूत के केस को उतना बड़ा केस नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति ना तो बिहारी था, उन्होंने बिहार को ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, इतने साल में एक बार आए थे, और ना ही वो राजपूत समाज से थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि वो उस जाति के बंधन में नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था इन दोनों चीजों से। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारे बिहार से थे तो थे, अब उसमें कोई राय नहीं, जो मिट्टी का है उसको है, लेकिन उन्होंने कभी माना नहीं इस बात को, बहुत जहन में डालकर कि नहीं बिहारी हूँ, मैं बिहार से ही रहूंगा, बिहार का लड़ूंगा, ये ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने जीवन को जीना और एक फिल्मों में अदाकार के तौर पर काम करना, वो उनका एक पैशन था और वो वही कर रहे थे। उन्हें बिहार और राजपूत समाज से कोई बहुत मतलब नहीं था। अब वोट बैंक के लिए उनके मृत्यु को इस्तेमाल करने की जो तैयारी थी, करनी सेना, अब लोग बुरा मान जाएंगे बोलूंगा तो, करनी सेना हो, भाजपा का जो मनोरंजन प्रकोष्ठ हो, ये सारे लोगों ने अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की तैयारी की थी। और देवेंद्र फडणवीस का भी बिहार के चुनाव में प्रभारी बनाकर भेजना, ऐसा नहीं था कि बहुत खलिहर बैठे हुए थे वहां पे। बहुत सारे लोग देवेंद्र फडणवीस को लाने का मकसद ही यही था
कि वो यहाँ आए और चुरा। अब देखिए स्टार प्रचारक के तौर पर जब निकलेंगे तो बोलेंगे वो बिल्कुल आपके बेटे को मार दिया, आज भी हो चुका आपके है। बेटे को मार दिया, राज ठाकरे ने मार दिया, ये सारी बातें वो बोलेंगे। और इन सब बातों को बोलने का मकसद ही है कि सेंटिमेंटल वोट लेना। तो आप जब सुशांत सिंह राजपूत को उतना दूर से उठा कर ला रहे थे और घर ही में आपको मुद्दा मिल गया तो नहीं उठाइएगा। रामविलास पासवान आपके लिए जड़ी बूटी हो सकते हैं इस चुनाव की, भाजपा भी यूज करेगी। लेकिन खास तौर पे देखा जाए, अगर सहानुभूति की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है पुलवामा, जिनके नाम पर जो 40 में से उतने सीटों लाना, और खास इमोशनली जो बिहार के लोग थे उसी नाम पे वोट। योगी अगर आते हैं बिहार चुनाव में तो आएंगे ही, तो देखिएगा आप नीतीश कुमार भी उनसे बुलवाएंगे राम मंदिर की बात अपने प्रत्याशियों के फेवर में, कि राम मंदिर बनवाया हमने, राम मंदिर बनवाया हमने। ये सारी चीजें होंगी, ये सब कुछ पार्ट ऑफ अ बिगर सेलर टैक्टिक्स है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। आप परेशान हैं, घर से निकलते हैं, कोका-कोला कोई लड़की आके आपको दे देती है, आप पी लेते हैं, सारी दुनिया की कठिनाई भूल जाते हैं, आप टेंशन में है, आपको माथे पर कर्जा है, पिताजी की तबीयत खराब है, शादी हुआ नहीं है, इस सब की चिंताओं में है। कोई आएगा कहेगा कि ये वाला कपड़ा पहन लीजिए, सारी टेंशन खत्म हो जाएगा, आपको ठंडा लगने लगेगा, आपका हेयर स्टाइल ठीक हो जाएगा, आपका नाक मुंह ठीक हो जाएगा। पहले काली कुल लगा के घूम रहे थे, अब लगेगा कि फेरन लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो टीवी में हम लोग देखते हैं एकदम, वो सारी चीज बिहार की राजनीति भी अब कहीं ना कहीं अपना पैर पसारती जा रही है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो भी जारी कर दिया गया है। आदित्यनाथ योगी भी आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा होगा। बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस है, या कहा जो भी कलाकार आएंगे, की भी नाम हो रहा है, ये कलाकार आएंगे ना जो भी, वो सुशांत का नाम लेंगे। जब भी कोई अगर हिंदुत्व वाला नेता या साधुओं को बुलाया जाता है, वो राम मंदिर की बात करेंगे। और अगर बात करेंगे दलित नेताओं की, तो वो याद दिलाएंगे कि रामविलास पासवान ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया था, आपको भी देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी जब प्रचार करेगी तो रामविलास पासवान का तस्वीर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कौन सा वो भाजपा का नेता होगा, सुशील मोदी होंगे या जो उनके अध्यक्ष हैं अग्रवाल, जायसवाल, माफ कीजिए, संजय जायसवाल, इन दोनों में से कौन करेगा चिराग पासवान के ऊपर केस जब वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाएंगे? मैं देखने वाला जाऊंगा। उन्होंने भी बोल दिया कि क्यों नहीं, संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, हम लगा सकते हैं, वो भी अपनी जगह पर है। अब जो बदली हुई परिस्थितियां हैं जिसमें रामविलास पासवान नहीं है और पिता तुल्य मान रहे हैं चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को, तो क्या नरेंद्र मोदी की तस्वीर छीन लेंगे क्या उनके हाथ से? कौन छीनेगा? मैं देखना चाहता हूँ कौन नेता छीनता है और कौन FIR में नाम लिखवाता है कि मैं लिखता हूँ। इतिहास याद रखेगा, रामविलास पासवान की रूह एक बार तड़पेगी, और तड़पेगी तो साथ साथ उनके वोटर्स तड़पेंगे। बहुत सब देखेगा, आसमान समाज देखेगा कि कौन चिराग के हाथ से नरेंद्र मोदी की तस्वीर छीनता है। बहुत बड़ी सवाल है। जिस परिस्थिति में रामविलास पासवान गए हैं, उससे एक दिन पहले की बात की जाए कि यही दोनों नेता जो थे वो मुखर होकर बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं इस्तेमाल कर सकते प्रचार में, अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम चुनाव आयोग का दरवाजा खटखा लेंगे। अगर सुशील मोदी चुनाव लड़ते ना, तो रामविलास पासवान की तस्वीर लेकर चुनाव लड़ते, मैं आपको बता दूं इतना नहीं। मतलब इनके पास कोई जनाधार नहीं है। जनाधार क्या है? इनकी आइडियोलॉजी नहीं है पॉलिटिकल। जिस तरीके से इन्होंने पिछले, यही व्यक्ति हाफ पैंट में भागे थे। पप्पू यादव जब समझाते तो बहुत हंसी आती है उनकी बातों से, लेकिन सच्चाई है पप्पू यादव वहीं खड़े थे और मैं भी खड़ा था वहां दूर से, और मैंने देखा था कि कैसे हाफ पैंट में भागते आए। मैंने माइक भिड़ाया, मेरी माइक को छीना गया। DM जो पटना के रवि हैं उनके साथ मेरा मारापीट की नौबत आ गई, केवल इसलिए क्योंकि वो सुशील मोदी को बचा रहे थे, और मैं कोई गोली मार रहे नहीं क्या सुशील मोदी को। मैंने सवाल पूछा था कि सर 4 दिन से अंदर थे क्या आप फंसे हुए? इस सवाल से वो भड़क गए। वो तो अपनी जगह पर है चीजें, लेकिन सच्चाई यही है कि सुशील मोदी को चुनाव लड़ना होता तो रामविलास का नाम जरूर लेते चुनाव जीतने के लिए। तो जिस परिस्थिति में, जैसा कि सर ने कहा कि जिस परिस्थिति में वो सुशील मोदी वो ब्रिज पे मिले थे हाफ पैंट में, अगर आप भी देखे होंगे, ये हम नहीं मान रहे कि नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, और भी मैं नाम ले सकता हूँ बहुत सारा, लेकिन मैं लूंगा नहीं, रामकृपाल यादव भी हैं। ये यादवों की तिकड़ी और चौकड़ी और पचकड़ी बहुत है। ये सारे लोग को जिम्मेवारी दी गई है कि यादवों के वोट बैंक को बांधकर अपनी तरफ कीजिए, और अगर थोड़ा सा लड़खड़ाएंगे तेजस्वी यादव के सेनापति लोग ना, तो इन लोगों का यादवों का वोट बैंक भी खिसकेगा। अब लोगों को बुरा लगता है कि नमन मिश्रा क्यों अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपका सबसे बड़ा जो क्रिटिक होता है, कहीं ना कहीं वही इशारा कर जाता है कि अपने क्या खामी है और उन खामियों को दूर करना चाहिए। मुझे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और किसी और की सरकार बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस यहाँ बैठे बैठे पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, और अगर मेरे कोई पॉलिटिकल एनालिसिस गलत हुआ तो वो बोलिए।
चलिए वो तो दर्शक देख ही रहेंगे, अगर लगता है आपको कुछ उसमें कमी है या कुछ ज्यादा है तो मैं हरियाणा और अगर महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ तो आपको बेचैनी नहीं होनी चाहिए। हाँ। आपको सोचना चाहिए कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ। मैं जब मांझी जी के बाहर जाने की बात करता था कि मांझी जी 1 साल से महागठबंधन में नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए था कि मांझी जी के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ। ये बिल्कुल, ये काफी यहाँ की स्टूडियो में जो बैनर पोस्टर लगे उसमें मांझी जी गायब थे जी, पहले से गायब थे, और जो लोग आपको साइड में थे समझना वो लोग चाहिए। भी साइड अपना कर लिए हैं। आपके नेताओं को समझना चाहिए, आप जिस नेता के समर्थक हो, जिस पार्टी के समर्थक हो, उनको सोचना चाहिए कि आखिर ये बातें क्यों हो रही हैं, क्यों कहा जा रहा है कि सॉफ्ट हो गए हैं तेजस्वी यादव। सोचना चाहिए इस बारे में। तो बिल्कुल रातों रात कार्यक्रम को हम यहीं पे छोड़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिहार यूपी का चुनाव जो है बिना जातीय समीकरण का नहीं हो सकता है, वो तो सभी लोग आपको जानते क्या हैं। लगता है? हाँ, लेकिन आप भी अपना राय जरूर रखें। ये सभी लोग जानते हैं कि बिना समीकरण तो नहीं हो सकता, लेकिन समीकरण बनता कैसे है, जब घसकता है तो कैसे घसकता है, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली। आपको नमन मिश्रा से ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी कि कैसे वोट ट्रांसफर होता है और कैसे जो है बीजेपी सेंधमारी करेगी आरजेडी जो वाई समीकरण है, और क्या आरजेडी जो है जो स्वर्णों की बात कर रही थी राज्यसभा भेजने की, एमएलसी बनने की, वो किस तरह से अपनी बातों को रखी थी। तो फिलहाल कितना ही। जय भारत लाइव के साथ नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।